जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, और उसमें हमने साइंस एंड टेक अफेयर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल बी डीलिंग विद एनवायरमेंटल अफेयर्स। आज हम एनवायरमेंटल अफेयर्स शुरू करेंगे। और इसके अलावा अगर हम स्टैटिक घटना चक्र की बात करें तो ऑन दैट फ्रंट 3 कंप्लीट घटना चक्र हमने कर लिए हैं। दैट इज़ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इकोलॉजी, जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इसके अलावा ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है वो रनिंग है, दैट यू विल रिसीव इन द इवनिंग। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं with the environmental affairs. The first news here is State of the Rhino 2024 report. So recently International Rhino Foundation ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, स्टेट ऑफ द राइनो 2024। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया वर्ल्ड राइनो डे पर, जो कि होता है 22 सितंबर को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे। और इसी दिन इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। पहली बार इसको 2010 में साउथ अफ्रीका में अनाउंस किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स देखें तो इसमें 5 जो राइनो की स्पीशीज़ हैं उनका स्टेटस बताया हुआ है। सबसे पहली जो स्पीशी है वो है वाइट राइनो। सो वाइट राइनो जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो इसी राइनो की होती है, वाइट राइनो की, और ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है। इसका साइंटिफिक नाम है सेरेटोथीरियम साइमम, और ये सबसे पॉपुलस होता है आउट ऑफ द 5 स्पीशीज। 17,000 के आसपास इनका पॉपुलेशन है अराउंड अक्रॉस 11 कंट्रीज़ इन अफ्रीका। नदर्न वाइट राइनो सब स्पीशीज़ जो हैं वो कंसीडर्ड की जाती हैं फंक्शनली एक्सटिंक्ट, ऑल्दो ओवरऑल ही पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा वाइट राइनो है। सेकेंड इज़ ब्लैक राइनो, इनकी अराउंड 6,000 के आसपास पॉपुलेशन है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ब्लैक राइनो दैट इज़ डाइसिरस बाइकॉर्निस, ये करेंटली बाइकॉर्निस मतलब इनके 2 सींग होंगे। सो ये करेंटली 12 कंट्रीज़ में है अफ्रीका के, टोटलिंग एन एस्टिमेटेड काउंट ऑफ 6,421। थर्ड इज़ ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 4,014, और इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, तो टोटल पॉपुलेशन इतनी है। आउट ऑफ दिस इंडिया में 3,262 है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल कैटेगरी। देखिए, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसिरस का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज़ राइनोसिरस यूनिकॉर्निस, मतलब एक सींग होता है इनके। दे प्राइमरली रिसाइड इन इंडिया एंड नेपाल, दो पॉपुलेशन जो है वो ओकेजनली कभी कभी क्रॉस करके जाती है भूटान में। तो बेसिकली अगर आप मानो तो भूटान, इंडिया, नेपाल, सबसे ज़्यादा इंडिया, एंड इन सब में मिला के दे इम्प्लीमेंट अ ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर वन ग्रेटर हॉर्न राइनो। सो भूटान, नेपाल और इंडिया, ये तीनों मिलके एक ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्रिएट की है। फोर्थ इज़ जावन राइनो। सो जावा में है ये, जावा नाम ही वहीं से पड़ा है। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 50 है। IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देखिए 2011 में जो लास्ट जावन राइनो की डेथ हुई थी, राइनोसिरस सोंडाइकस, वियतनाम में, तो जो स्पीशीज़ है अब वो सिर्फ एक ही कंट्री में रहती है और एक ही नेशनल पार्क में है, दैट इज़ इंडोनेशियाज़ उजुंग कुलुंग नेशनल पार्क। और जो लास्ट राइनो है दैट इज़ सुमात्रन राइनो, जिनकी पॉपुलेशन है 34 to 47। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो 3 हो गए क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, ब्लैक राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। इंडिया में जो राइनो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, और वाइट राइनो जो है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। सो IUCN स्टेटस हो जाएगा इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सुमात्रन राइनो को बोलते हैं डाइसरो राइनस सुमात्रेंसिस। ओके, ये सुमात्रा से ही इनका नाम पड़ा हुआ है। एंड ये भी एक्सटेंट हैं इन जस्ट वन कंट्री ओनली, ये भी सिर्फ एक ही कंट्री में मिलते हैं, इंडोनेशिया। IUCN SSC एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये they reported that there are 4 isolated population and as many as 10 subpopulations of Sumatran rhino left in Indonesia. Only one of these wild populations in Gunung Luja is believed to have enough individuals to be viable. ठीक है, तो सबसे कम जो यहाँ पर राइनो की जो पॉपुलेशन है वो है सुमात्रन राइनो की, उसके बाद जावा, और ये दोनों इंडोनेशिया में है। फिर है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसिरस, ये इंडिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा नेपाल, भूटान में भी क्रॉस करके जाते हैं, नेपाल में पाया जाता है, भूटान में भी क्रॉस करके जाते हैं। दैन ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और वाइट राइनो विच इज़ नियर थ्रेटन्ड, और ये अराउंड 11 कंट्रीज़ में पाया जाता है अफ्रीका में।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओजोन डे. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था टू मार्क द 30th वर्ल्ड ओजोन डे इन न्यू दिल्ली ऑन September 13, 2024. वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, और इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस. ठीक है, तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है. वर्ल्ड ओजोन डे ये कब सेलिब्रेट होता है? 16 सितंबर 2024 को ये सेलिब्रेट किया गया. इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन. फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो 2024. सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने होस्ट किया फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 फ्रॉम September 16 to September 18. इसके की हाईलाइट्स देखें अगर तो ये हुआ पहली बार. ओके, मतलब अभी तक हमेशा ही ये दिल्ली में होता था, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ये दिल्ली के बाहर हुआ एट द महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है. वे देखिए थोड़ा सा, फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट जो है पूछा जा सकता है सिंपली, ये कहाँ पर होस्ट हुआ, मतलब किसने होस्ट किया, किस सिटी ने. सो इट वाज होस्टेड बाय गांधीनगर गुजरात, और चूँकि पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो सिग्निफिकेंट इवेंट है, दिस अंडरस्कोर्स द गवर्नमेंट of India's high priority for accelerating the clean energy sector and advancing our climate goals. India requires an investment of 30 lakh crore to achieve this target of 500 gigawatt non-fossil fuel installed capacity by 2030. तो 30 लाख करोड़ की भी ज़रूरत है इंडिया को अगर ये अपना टारगेट पूरा करना है 500 गीगावाट का. तो सेंट्रल जो थीम थी री इन्वेस्ट 2024 की वो थी मिशन 500 गीगावाट, जो कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक गोल को एक्सपेंड करने की बात करिए. एज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, इंडिया एम्स टू फर्दर कंसोलिडेट इट्स लीडरशिप इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन. नेक्स्ट देखते हैं जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव. जल संचय जन भागीदारी मतलब आप समझ रहे हैं, जल संचय मतलब जल बचाना, और उसमें जन भागीदारी भी चाहिए. तो ये इनिशिएटिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी जी ने इसको अनवील किया, लॉन्च किया. ये 6 सितंबर को लॉन्च किया गया सूरत से. बजट बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जल संचय इनिशिएटिव लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव इन गुजरात. इस प्रोग्राम के अंतर्गत अप्रॉक्सीमेटली 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे along the state, and जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके बढ़ाए जा सकें और लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके. और ये जो इनिशिएटिव है इट सीक्स टू कंजर्व वाटर विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी पार्टनरशिप. तो जन भागीदारी का मतलब ही है कि भाई कम्युनिटी पार्टनरशिप चाहिए इसके लिए. सो इट इज़ बीइंग बेस्ड ऑन दैट. नेक्स्ट इज मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव. रिसेंटली over 17 lakh saplings were planted during the Mega Oil Plantation Drive, benefiting 10,000 farmers under the National Mission on Edible Oil Palm. Saplings plant हुए 7 सितंबर को. Sapling planted under the Mega Oil Plantation Drive. तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 17 लाख पाम सैम्पलिंग्स जो हैं वो बोए गए, एंड इन्होंने 12,000 से ऊपर हेक्टेयर एरिया कवर किया. कुल मिला के बात ये है कि जो एडिबल ऑयल जो हमें बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है, हम लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री हैं हम एडिबल ऑयल के लिए, तो उसको थोड़ा सा जो अभी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑयल, वो भी हमारे थोड़े कर्व हों, मतलब जो भी इश्यूज जो टेंशन चल रही हैं वो कर्व हों, और हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंस तो की तरफ बढ़ें आगे, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री ऑल्सो. सो जो पाम ऑयल है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से. उस नीड के चलते ये जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव है ये रखा गया था. इंडियाज़ फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट केवलादेव नेशनल पार्क. सो इंडिया की पहली स्टडी हुई है इंडिया की ऑन टील कार्बन अंडरटेकन एट केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट. और यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट हाईलाइट किया गया ऑफ द वेटलैंड कंजर्वेशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस. की हाईलाइट्स की बात करें तो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम द रिसर्च कंडक्टेड एट KNP revealed elevated levels of methane emissions
necessitating the reduction of these discharges through the use of specialized type of biochar which is a form of charcoal. तो जो preliminary results मिले हैं which एक research conduct की गई थी at KNP केओलादेव नेशनल पार्क पे. So it revealed that elevated levels of methane emission necessitating the reduction of these discharges. मीथेन के emission की जो level है वो काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया. तो एक स्पेशलाइज तरीके के बायोचार के माध्यम से जो कि चारकोल का ही फॉर्म है इनको थोड़ा सा कम किया जा सकता है. कैसे? इट इज़ मेड थ्रू पायरोलिसिस विच इन्वॉल्व्स हीटिंग बायोमास विद लिटिल और नो ऑक्सीजन. टील कार्बन की बात करें तो इट रेफर्स टू द कार्बन विच इज स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स. तो टील कार्बन क्या होता है? टील कार्बन इज़ अ काइंड ऑफ कार्बन ओनली जो कि नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में स्टोर किया जाता है. Encompassing the carbon sequestered in vegetation, microbial biomass and dissolved and particulate matter. As opposed to teal carbon, black and brown carbon जो हैं वो primarily produce किए जाते हैं by incomplete combustion of organic matter from sources जैसे कि wildfire, fossil fuel combustion and industrial activities. ठीक है. So teal carbon के अलावा black और brown carbon जो हैं वो primarily incomplete combustion से ही produce होते हैं, right? जैसे कि कहीं जंगलों में आग लग रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से हो रहा है. बट बेसिकली टील कार्बन की तरफ फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस पोल्यूशन को कम किया जा सके. सो टील कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है विच इज स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स. नेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड. सो सितंबर 10, 2024 को नीति आयोग ने एक नेशनल सेमिनार होस्ट किया ऑन सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड विच वॉज चेयर्ड बाय प्रोफेसर रमेश चंद. ही इज़ अ मेंबर ऑफ नीति आयोग. देखिए, नेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो ये सेमिनार था, इट फोकस्ड ऑन क्रिटिकल टॉपिक्स जैसे कि रूरल लाइवलीहुड लिंकेजेस को एनहेंस करना, मार्केट लिंकेजेस बढ़ाना, रूरल वैल्यू चेन और इन्वेस्टमेंट, माइक्रो फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन फॉर रूरल यूथ, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना. Sessions highlighted that India's future growth hinges on the concept of smart villages, stressing the need for innovative strategies to build inclusive and self-reliant rural economies. तो ये चाहते हैं कि भाई inclusive और self-reliant rural economies बने, smart villages बने. अभी तक smart cities थी, अब smart villages बने. What is your opinion on this? क्या आप चाहते हैं कि सारे विलेजेस भी उसी तरीके से टर्न आउट हो जाएं इन द लाइक अर्बन कल्चर्स? इज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड? फिर विलेजेस में जाके जो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम पूछें तो विलेजेस में जाके जो अभी आप फ्रेश एयर फिर भी फील कर पाते हो थोड़ी बहुत, जो आप सुकून ले पाते हो, क्या वो आपको मिलेगा वंस इट इज़ टर्न टू स्मार्ट विलेज, वंस एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम फ्रॉम द movies, PVRs to to big playgrounds or something. तो would that be useful? Okay, डेवलपमेंट के तौर पे हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, वी आर वन ऑफ द कंट्री जो हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेवलप्ड नेशन, और उसके एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि हम रूरलाइजेशन से पूरी तरह अर्बनाइजेशन पे चले जाएं. बट इज़ दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड? सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? India's 3 more wetlands added to Ramsar sites list. So recently 3 more wetlands in India have been designated Ramsar sites. नए wetlands जो designate किए गए हैं वो अगस्त 14, 2024 को किए गए. टोटल wetlands इंडिया में हो गए 85. ठीक है, सो टोटल wetlands in India are 85. Key highlights देखें तो the 3 new sites are Nanjarayan Bird Sanctuary, Kajuveli Bird Sanctuary in Tamil Nadu, and अच्छा ये दोनों ही तमिलनाडु में हैं, एंड तवा रिजर्वायर इज़ इन मध्य प्रदेश. सो 3 इसमें साइट्स ऐड हो गई हैं. करेंटली तमिलनाडु हार्बर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स. तो अभी इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से आपके लिए है वो ये है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, 18 साइट्स हो गई हैं ये दो मिला के. सो अभी रिसेंटली जो 2 ऐड हुई हैं नंजरायन और कजुवेली, ये दोनों ही तमिलनाडु में है. तवा रिजर्वायर, बिकॉज तवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए बहती है, तो तवा रिजर्वायर इज़ इन मध्य प्रदेश. फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के पास 10 साइट्स हैं, तमिलनाडु के पास 18 साइट्स हैं, और टोटल कितनी? 85.
सो ये आप देख सकते हैं। अबाउट नंजरायण बर्ड सेंचुरी। दिस इज़ अ लार्ज शैलो वेटलैंड जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ उटकुली में, बेसिकली आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि तमिलनाडु में है। अबाउट काजू वैली बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो है ये, दिस लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन पेनिनसुलर इंडिया, काजू वैली। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द वाटर फीचर्स, विज एशराइन पार्ट जिसमें ब्रैकिश वाटर आता है, उप्पुकली क्रीक फीडिंग द सी वाटर, एंड काजू वैली बेसिन विद फ्रेश वाटर। तो काजू वैली बेसिन में फ्रेश वाटर मिलेगा, ब्रैकिश वाटर आपको एशराइन पार्ट में मिलेगा, और उप्पुकली क्रीक जो है वो सी वाटर होगी। थर्ड इज तवा रिजर्वॉयर। तवा रिजर्वॉयर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड देनवा रिवर। ठीक है, सो रिवर मालनी, सोनभद्र, नागद्वारी, ये सब मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तवा रिजर्वॉयर के। तवा रिवर ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि महादेव हिल्स से निकलती है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, एंड ये बैतूल से बहते हुए इट जॉइंस रिवर नर्मदा इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो तवा रिजर्वॉयर ऐड हुआ है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की। रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इनसाइड द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सो दिस तवा रिजर्वॉयर ये कहाँ पर है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लोकेटेड है, एंड इट फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, सो ये वेस्टर्न बाउंड्री भी बनाता है सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तवा रिजर्वॉयर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर आप एमपी का एग्ज़ाम रिसेंटली अभी जो नोटिफिकेशन उसके आने वाली है या मे बी आ गई है, तो वो जो आप देने वाले हैं तो उसके पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए तवा रिजर्वॉयर। और ओवरऑल तीनों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव। अगर पूछा जाए कि कौन सा रिजर्वॉयर अभी ऐड हुए हैं 3, सो दे आर 2 फ्रॉम तमिलनाडु एंड 1 फ्रॉम एमपी। Next is Environmental Performance Index, EPI. So recently released Environmental Performance Index, EPI 2024, provides a data-driven summary of the state of sustainability around the world. Using 58 performance indicators across 11 environmental issues, EPI scores 180 countries on their progress towards mitigating the climate change, improving environmental health, and protecting the ecosystem vitality. इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड लॉ, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद सपोर्ट फ्रॉम मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन। देखिए, इस रिपोर्ट के हिसाब से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के हिसाब से ये 180 कंट्रीज़ को ये रेटिंग देते हैं। सो एमिशंस जो हैं दे आर फॉलिंग इन मोर कंट्रीज़ देन एवर बिफोर। तो GHG एमिशंस जो हैं वो कम हो रहे हैं इन मोर कंट्रीज देन एवर बिफोर। द 2024 trends over the last decades shows that only 5 countries, Estonia, Finland, Greece, Timor-Leste and United Kingdom, cut their GHG emission at the rate needed to reach zero by 2050. तो अभी तक सिर्फ 5 कंट्रीज़ ने अपने जो बेसिकली एमिशंस हैं उसको कम किया है, सो दैट दे कैन रीच टू ज़ीरो। मतलब अगर स्पेस पे चलेंगे तो 2050 तक उनका एमिशन रेट ज़ीरो हो जाएगा। दीज 5 कंट्रीज़ आर एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्टे एंड यूनाइटेड किंगडम। ऑलराइट, सो 2050 तक। It is unclear whether any of these nations can maintain the pace of reduction that they achieved in recent years. तो अभी ये नहीं पता है कि भाई ये जिस पेस पे इन्होंने अभी कम किया है ये जो पेस है ये कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं, खैर वो अलग बात है। एमिशन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज आर ईदर फॉलिंग टू स्लो, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, और स्टिल राइजिंग। ठीक है, तो दूसरे अगर जो बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें तो उनमें जो एमिशन कम हो रहा है या तो वो बहुत स्लो पेस पे हो रहा है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में, या फिर वो अभी भी बढ़ रहा है जैसे कि चाइना, इंडिया, रशिया, इनमें अभी भी बढ़ रहा है।
तो ये कुछ अगर पूछा जाए कि भाई इंडिया में भी उसी रेट से फॉल कर रहा है, नहीं, इंडिया चाइना रशिया जो है दीज आर द बिग इकोनॉमीज और इनमें फॉल कर नहीं रहा है, इनफैक्ट इट इज़ राइजिंग। और अगर फॉल कर रहा है तो यूएस में कर रहा है, बट वो बहुत ही स्लो पेस पे कर रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर कि अभी फॉल कर रहा है तो वो क्या वो राइज मतलब दैट पेस इट कुड गेन द पेस अगेन। ओके, नेक्स्ट इज न्यू and refined biodiversity metrics. So, responding to um, urgency of hating biodiversity loss, the 2024 EPI introduces new metrics to assess how well countries protect their most important habitats. So, 2024 में जो EPI आया है, it also introduces the pilot indicators जो कि effectiveness measure करेंगे and stringency of the protected areas. These new metrics track key issues related to the expansion of protected areas to meet the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework goal. ठीक है, तो ये जो नया एक मैट्रिक्स इन्होंने डिज़ाइन किया है, दे आर जस्ट ऑल टू रिवील की जो अर्जेंसी है बायोडाइवर्सिटी लॉस को हॉल्ट करने की। सो ईपीए ने इस वजह से एक नई मैट्रिक्स लॉन्च की है कि ये पता करने के लिए कि कितनी अच्छे तरीके से कंट्रीज़ जो है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स को बचा रही हैं। ठीक है, सो कुनमिंग गोल of safeguarding 30% of lands and sea by 2030. EPI फ्रेमवर्क 2024 इसने 58 इंडिकेटर्स ऑर्गेनाइज किए हैं 11 कैटेगरीज में एंड 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। 2024 EPI रैंक स्कोर एंड रीजनल रैंक फॉर 180 कंट्रीज़। तो फर्स्ट नंबर पे है इसमें एस्टोनिया जो हमने अभी 5 ऊपर पढ़े, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूके। तो ये तो हो गए टॉप 5 पे। उसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क। इंडिया की रैंक अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक है 180 में से 176, 176। ठीक, आउट ऑफ 180 कंट्रीज विद 27.6 पॉइंट्स प्लेसिंग अबव म्यांमार, लाओ, पाकिस्तान एंड वियतनाम। नेक्स्ट इज यूनाइटेड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं इसकी? SDSN रिलीज़ करता है, 9th रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। मेजर फाइंडिंग्स हैं, ओनली 16% ऑफ द SDG टारगेट्स आर ऑन ट्रैक टू बी अचीव्ड बाय 2030 विद 84 शोइंग लिमिटेड और रिवर्स प्रोग्रेस। सो 16% SDG टारगेट्स जो हैं वो ही ट्रैक पर हैं और 84% जो हैं वो अभी या तो स्लो दे आर लिमिटेड और फिर रिवर्स प्रोग्रेस दिख रही है। सो 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो ग्लोबल SDG प्रोग्रेस हैज़ स्टैग्नेटेड, particularly SDG 2 zero hunger, 11 sustainable cities, 14 life below water, 15 life on land and 16 peace, justice and strong institution. So 2020 से जो global SDG progress है वो इन particularly इन SDGs में stagnate होकर रह गई है। Significant reversals in progress are observed in obesity rates, press freedom SDG 16, red list index 15, sustainable nitrogen management 2, life expectancy at birth 3, which is influenced by COVID-19 and other factors. Progress towards SDG 9, industry, innovation and infrastructure is showing slightly positive trends. Global status. The report has introduced a new index on the country's support to UN-based multilateralism. UNMI ranks countries based on their engagement without the UN system. बारबाडोज ने टॉप किया था द UNMI इंडेक्स विच इज़ फॉलोड बाय एंटीगुआ एंड बारबुडा, उरुग्वे, मॉरिशियस एंड मालदीव्स। बॉटम 5 कंट्रीज इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स जो कि लास्ट रैंक है जिसकी, सोमालिया, सूडान, इज़राइल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नॉर्डिक कंट्रीज़ देखिए US की रैंक लास्ट है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नॉर्डिक कंट्रीज़ लीड इन द SDG अचीवमेंट वॉज फिनलैंड जिसकी फर्स्ट रैंक है, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी, UAE, इनमें भी फास्टर देन एवरेज SDG प्रोग्रेस देखने को मिली है। बॉटम 3 कंट्रीज साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन एंड चाड। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 109। ओनली अराउंड 30% ऑफ SDG टारगेट्स जो हैं वो ट्रैक पर हैं या फिर अचीव किए गए हैं। हाईएस्ट परफॉर्मेंस देखी जा रही है इन अचीविंग SDG 1, 4, 12 and 13. Alright,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। बिटवीन 3 जून टू 13 जून 2024 बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई बॉन जर्मनी में। और की हाईलाइट्स की बात करें तो पार्टी स्ट्रीमलाइन कंटेंट गोइंग इनटू द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, क्लियर ऑप्शंस एंड सब्सटेंटिव फ्रेमवर्क ऑफ अ ड्राफ्ट डिसीजन मस्ट बी फाइनलाइज बिफोर COP15। सो एक नया कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है क्लाइमेट फाइनेंस पे, उसके बारे में बात हुई। सो जून मीटिंग्स जो हैं, इट होस्टेड अ टेक्निकल एक्सपर्ट डायलॉग TED 10 to enable in-depth examination of the elements of new collective quantified goal on climate finance, including how to make sure it is ambitious, optimally structured, transparently reported on, and improves the quality of climate finance to developing the countries. एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी परफॉर्म किया गया ऑन NCGQG, जो कि अक्टूबर 2024 में हुआ, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू पे द वे फॉर आउटकम ऑफ COP29। ठीक है, तो एक नया कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है क्लाइमेट फाइनेंस पे वो शुरू किया गया। नेक्स्ट इज ATCM 46 मीटिंग। रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया द होस्टिंग ऑफ 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। सो ये कहाँ पर हुई? इंडिया में हुई। एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM 46। और ये कहाँ पर हुई है ये मीटिंग? ये हुई है कोची, केरला में। ATCM 46 एंड CEP 26 ये 20 मई से 30 मई तक हुई। ATCM 46 एंड CEP 26 ये होस्ट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, through National Center for Polar and Ocean Research, Goa, with support from Antarctic Treaty Secretariat, headquartered in Argentina. So it was held with the overarching theme of Vasudhaiv Kutumbakam. It is a Sanskrit phrase जिसका मतलब होता है one earth, one family and one future. And ये जो बेसिकली मीटिंग थी, it resonates deeply with the Antarctic Treaty System. मतलब ये जो वसुधैव कुटुंबकम जो है, इट रेजोनेट्स डीपली विद अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, जो कि प्रमोट करता है पीस, साइंटिफिक कॉपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका फॉर मैनकाइंड। ATCM 46 इनाग्रेट किया गया श्री किरण रिजिजू जी के द्वारा, जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एंड पंकज सारन, ही इज़ द एम्बेसडर, फॉर्मर डेप्यूटी एडवाइज़र। ही वॉज इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द 46th ATCM। तो बाकी ये कौन कौन आया ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ATCM की अगर हम बात करें, श्री किरण रिजिजू इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया इज़ प्लान टू सेटअप एन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री 2। सो एक अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 भी ये बनाना चाहते हैं। इवेंट ऑल्सो विटनेस द रीअफर्मेशन ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 एंड द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन अंटार्कटिक ट्रीटी मैड्रिड प्रोटोकॉल बाय द पार्टीज़। और ये क्रूशियल ग्लोबल फोरम्स होंगे अंटार्कटिक अफेयर्स के लिए, विच इज़ कन्वीन्ड एनुअली। और ये एक कलेक्टिव और कंसर्टेड एक डायलॉग परफॉर्म किया जाता है हर साल टुवर्ड्स प्रिजर्विंग वन ऑफ द अर्थ्स मोस्ट प्रिस्टीन एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम। Food Waste Index Report 2024. So in a world of plenty, it is disheartening that millions still go bed hungry. तो भाई इतना है, उसके बाद भी बहुत लोगों को भूखा सोना पड़ता है। ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये दे आर स्टैगरिंग अप टू 783 मिलियन पीपल फेस्ड हंगर इन 2022 वर्ल्ड वाइड। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, दैट इज़ द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, विच स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल द ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फूड वेस्ट। सो ये बहुत बड़ा मुद्दा है फूड वेस्ट का भी। एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ की गई जॉइंटली बाय यूनेप एंड रैप, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। ये एक UK बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये की हाईलाइट्स अगर हम देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट, जो कि सेलिब्रेट होता है 30 मार्च को, it noted that in 2022 there were 1.05 billion tons of food waste generated, 1.051 billion tons of food waste, including the inedible part also, amounting to 132 kilograms per capita and almost 1/5 of all food available to consumers. I even don't understand till now that why people waste so much food. I have seen through my eyes कि वो पूरा का पूरा प्लेट लेते हैं, डस्टबिन में पटक देते हैं, and they don't even feel guilty inside. And if any one of you is doing the same thing, please stop doing that. ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं which
फॉर विच आपको जेल तो नहीं होगी, आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ने वाली है, होपफुली होता है ऐसा कुछ नियम, लेकिन आपके अंदर गिल्ट भी नहीं आता है, मतलब ये लोग करते हैं उसके बाद. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्टिविटी दैट आप खाना खाना फेंकना बेसिकली, राइट. तो बेसिकली आप खाना नहीं फेंक रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें उसके साथ फेंक रहे हो. समवन इज़ हंग्री, यू कैन फीड दैम एटलीस्ट एक को भी. समवन इज़ लोग उगा रहे हैं, द फार्मर्स आर जस्ट, ये खाना को उगाया है उन्होंने फार्मर्स ने, तो उनकी मेहनत है, आप बहुत कुछ फेंक रहे हो उसके साथ, खाने के साथ. एनीवेज, दोज हु विल अंडरस्टैंड विल एक्चुअली अंडरस्टैंड. सो इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट मार्च 30 को ये सेलिब्रेट किया जाता है. इट नोटेड दैट इन 2022 देयर वर 1.05 बिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट, एंड out of total food wasted in 22, 60% happened at the household level. Okay. With food services responsible at the household level, the report observed, and with the food services responsible for 28% and retail 12%. At present, only 4 G20 countries, Australia, Japan, UK, USA, and European Union, have food waste estimated suitable for tracking progress by 2030. Next is geoparks to the global geopark network. So UNESCO Executive Board on 27th March 2024 इन्होंने अप्रूव किया the inclusion of 18 new sites into the UNESCO Global Geopark Network. The new geopark are situated in Brazil, China, Croatia, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Poland, Portugal, Spain, and there is an additional new transboundary geopark spanning Belgium and Kingdom of Netherlands. जियो पार्क की बात करें तो इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया विद इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट जियोलॉजी विद इन विच सस्टेनेबल development is sought and which includes tourism, conservation and education and research concerning not just geology but also other relevant sciences also. National geoparks की बात करें तो ये these are those regions which clearly define borders, provide tangible examples to make the development history of the planet Earth understandable. Also, some of the networks from which UNESCO national geoparks might be chosen are World Heritage Sites and Man and Biosphere Program, etc. So, geoparks के बारे में बात है, it's not that important actually कि क्या है. बेसिकली आपको ये याद रखना है कि नेशनल जियोपार्क्स ये वो रीजन्स होते हैं जिनके क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं. अबाउट ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में, and it was founded as an international partnership which was developed under umbrella of UNESCO. Networking and collaboration among global geopark ये एक important component है global geopark network का. ठीक है. So this was about the geoparks of the global geopark network and we will conclude till here today. कल हम start करेंगे state energy efficiency index से and then we will continue with that. Alright. So आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, पढ़ते रहिए एंड कंटिन्यूसली आप अपना रिवीजन मोड पे रहिए, रिवाइज करते रहिए. एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, सो गुड लक टू दैट एंड जय हिंद.